बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ाकिर ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जी एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास है फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लास 10 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, वहां पर मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को उठाकर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल उसके ऊपर एक किस्म की फोर्स एक्ट करती है। उस फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। फिर वहां पर मैंने आपको एंड में ये बात बताई थी, इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स क्यों लगती है, ठीक है जी। इसकी वजह क्या है, मैंने आपको थोड़ा सा टच करके वहां पर बताया था कि इसके अंदर जब इस कंडक्टर में से चार्जेस फ्लो करते हैं तो वो दो फील्ड्स आपस में क्रॉस होकर उस चार्ज के ऊपर जो है वो एक किस्म की फोर्स लगती है। चूंकि वो सारा कंडक्टर हमारे पास चार्जेस के ऊपर ही कंसिस्ट होता है, उसके अंदर चार्जेस ही बह रहे होते हैं, तो चार्जेस के ऊपर जब फोर्स लगती है तो उसके साथ साथ वो जो कंडक्टर होता है वो भी मूव करना शुरू कर देता है। और हमने आखिर में वहां पर एक डीसी मोटर बना दिया था, ठीक है जी, इसी कानून के तहत। अब हम उस बात को जरा सा अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि वो वायर जिसके अंदर में से करंट गुजर रहा हो, चार्जेस फ्लो कर रहे हो, उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स क्यों लगती है, ठीक है। उस फोर्स की बेसिक वजह को आज हम यहां पर इंशाल्लाह डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। उम्मीद है आपको मेरी बात याद आ गई होगी, आप शुरू से स्टोरी को समझ गए होंगे कि इस कहानी का क्या मतलब है, ठीक है। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है जी। यहां से इसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स द साउथ। मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परपेंडिकुलरली एक वायर रख देता हूं, एक कंडक्टर रख देता हूं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है जी। ये करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ठीक है जी, और ये हमारे पास उस फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है जी। ये उसके ऊपर फोर्स लग रही होती है, ठीक है। ये वायर जो है हमारे पास ये बाहर की तरफ जो है वो मूव कर देता है जी। तो स्टूडेंट, आपको पिछली सारी बात तकरीबन याद आ गई होगी। अब यहां पर चलते हैं कि जब पूरी कंडक्टर के बजाय हम एक सिंगल चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिस्कस करेंगे, उसकी मूवमेंट क्या होती है, उसके ऊपर किस तरह फोर्स लगती है, उस चीज को जरा डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट है जी। तो स्टूडेंट, आप जरा स्टेटमेंट को देख लें। इफ अ चार्ज, हमारे पास एक चार्ज क्यू है जिसको हम कहां से मूव करवा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में से, मूविंग विद हैविंग सम वेलोसिटी, उसके पास स्पीड है, उसके पास वेलोसिटी है, और मूव कर रहा है इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास भी है, देन इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये जो चार्ज जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में से गुजरेगा तो इसके ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड एक किस्म का फोर्स लगेगा, ठीक है जी। दो तरीकों से जरा इस चीज को समझ लें। ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है, ये मेरे पास नॉर्थ पोल है और ये मेरे पास साउथ पोल है, ठीक है जी। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास ये है, इसको मैं बी से डिनोट करता हूं, ठीक है। यहां पर ये देख लें, ये मेरे पास मिसाल के तौर पर एक चार्ज है, ठीक है जी। इस चार्ज को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ता हूं। देखें, दो कंडीशंस है ना। पहली कंडीशन ये है कि इस चार्ज को मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ देता हूं, इसके ऊपर किस तरह का फोर्स लगेगा। दूसरी बात कि मैं इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में से थ्रो करवा देता हूं, ठीक है जी। इसको विद सम इनिशियल वेलोसिटी देकर इसको इस मैग्नेटिक फील्ड में से थ्रो करवाता हूं। दोनों केस में हमारे पास इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, कौन से डायरेक्शन में लगेगी, वगैरह वगैरह, ठीक है। डियर स्टूडेंट, हमने पढ़ा था कि जब इस चार्ज को हम स्टेशनरी रखते हैं, जब हम इस चार्ज को हालत सुकून में रखते हैं, स्टैटिक फॉर्म में रखते हैं, मूव नहीं करवाते, एक जगह में छोड़ देते हैं, तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब इसी चार्ज को लेकर हम मूव करवाते हैं, ठीक है जी, यहां से इस तरफ खींचकर इसको मूव करवाते हैं, तो इस चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जन्म ले लेता है, ठीक है। हमने ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारे पास मूविंग चार्जेस होते हैं उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जन्म ले लेता है, ठीक है। अब जरा यहां पर कहानी को समझे। इस चार्ज को अगर मैं इस फील्ड में स्टेशनरी रखता हूं
तो इसके इर्द गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, तो इसके इर्द गिर्द किसी किस्म का फोर्स ये महसूस नहीं करेगा, ठीक है जी। जब हमारे पास वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है और बिजली चली जाती है, उसमें से करंट का बहाव रुक जाता है, तो हमारी मोटर रुक जाती है, ठीक है। इसी तरह जब हम उसको ऑन कर देते हैं मोटर को, जब बिजली चलना शुरू हो जाती है, ये चार्जेस जब फ्लो करना शुरू कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स एंड मोटर जो है उसके ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लगना शुरू हो जाती है और मोटर हमारे पास मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है जी। स्टेशनरी आप छोड़ेंगे, इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब आप इसको मूव करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में से, इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, ठीक है। मेरे पास नॉर्थ पोल है, ये मेरे पास साउथ पोल है ना, मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाई हुई है, ठीक है जी। मैं इसके दरमियान में से चार्जेस को फ्लो करवाता हूं, मैं इसके दरमियान में चार्ज को फ्लो करवाता हूं इस तरह से, ठीक है जी। ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास नॉर्थ पोल एंड इट इज द साउथ पोल, ठीक है जी। और यहां से मैं इस दरमियान में चार्ज को इस तरह से फ्लो करवाता हूं, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में से आप चार्ज को क्या करवा रहे हैं, थ्रो करवा रहे हैं विद हैविंग द इन सम इनिशियल वेलोसिटी। फिर इसके ऊपर किस किस्म का फोर्स लगेगा, उस फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो चार्ज को किस तरफ मूव करवाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो किस तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो किस तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। दोनों चीजों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले टॉपिक के अंदर जब हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं, ठीक है जी, उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव की थी, शायद आपको याद हो। हमने कहा था कि भाई इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड द अमाउंट और मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स will be equal to ILB sin of theta with having the n cap, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, ये L जो है ना, ये उस वायर की लेंथ को शो कर रहा है और ये I उसमें से करंट गुजर रहा है। किसी भी वायर को जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है उस तार के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से, वो हमारे पास FB is equal to ILB sin of theta एन कैप के बराबर होती है, ठीक है जी। यानी I इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है जी, जो उस तार में से बहता है, ये उस तार की लंबाई है, ये वहां पर पाए जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारे पास एंगल है। करंट के बहने की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में जो एंगल हमारे पास वो साइन थीटा है, और एन जो है हमारे पास इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है जी। ये हमारे पास डायरेक्शन के लिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है जी, जो शो करते हैं कि बॉडी किस तरफ जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अब यहां पर हम वायर के बजाय डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक चार्ज, यहां पर हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, तो हम इस इक्वेशन को चार्ज के हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, FB यानी फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। इस तरह हमको कहते हैं कि फोर्स ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है जी। इस तरह हम कहते हैं फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसी तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, और इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का भी एक किस्म का फोर्स है, ठीक है जी। ये फोर्स हमारे पास बराबर है किस चीज के जी, यहां से हम दोबारा इस इक्वेशन को लिख देते हैं ILB sin of theta। अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, एम्पियर ने कहा था कि करंट जो है हमारे पास ये बराबर होता है चार्ज का बहाव, ठीक है जी। चार्ज के फ्लो को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को उठाकर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूं, हमारे पास क्या कहानी बचेगी, FB इज इक्वल टू करंट की जगह मैं लगा दूंगा उसकी वैल्यू, यानी कि Q डिवाइडेड बाय D LB साइन ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा इसको मैं चेंज करके लिख देता हूं, FB इज इक्वल टू Q, या इस Q को मैं छोटा लिख देता हूं, ये L डिवाइड बाय D साथ में B साइन ऑफ थीटा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम है ना, ठीक है। यानी किसी भी चार्ज को हम फील्ड के अंदर में से डिस्प्लेस करवा रहे हैं, उसकी एक मुतय्यन डिस्टेंस है, कहां से वो चलता है, कहां पर वो रुकेगा, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं ना। ये FB हमारे पास हो जाएगा Q, और L डिवाइड बाय T हमारे पास बराबर होता है V के, ये हमारे पास आ जाएगा VB एंड साइन ऑफ थीटा, ठीक है। साइन ऑफ थीटा जो है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी का एंगल होता है, और ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको हम डिनोट करते हैं।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे पास वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और स्केलर का डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है। डॉट प्रोडक्ट से उसको हम डिनोट करते हैं और ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट होता है। साइन ऑफ थीटा को अगर मैं हटा दूंगा तो मेरे पास कहानी ये बनेगी, एफ बी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी मल्टीप्लाई बाई बी। ठीक है जी, इस इक्वेशन को अगर आप देख लें, ये मेरे पास वो इक्वेशन है जिससे हम मालूम कर सकते हैं कि कोई भी चार्ज जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में से एक खास वेलोसिटी के साथ गुजरेगा, मूव करेगा, तो उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, इस इक्वेशन से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर हमारे पास इनके दरमियान में एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो, किस चीज के दरमियान, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यानी आप जो चार्ज को मूव करवा रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप पैरेलल में मूव करवाएंगे तो आपको किसी भी किस्म का फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर वो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अगर आप इसको पैरेलल मूव करवाएंगे देन द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपॉन द चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0 न्यूटन, एंड इफ यू आर प्लेसिंग द चार्ज इनटू परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द फोर्स विल बी मैक्सिमम। ठीक है जी, और आपको ये मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हमने शो किया हुआ है क्रॉस के सिंबल के साथ। क्रॉस का जो निशान होता है ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर होता है ना, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि क्रॉस का सिंबल जो होता है ये इनटू द पेपर होता है। ठीक है, और जो हमारे पास डॉट का निशान होता है ये हमारे पास आउट ऑफ पेपर होता है। ठीक है, यानी यूं समझ लें, ये डायरेक्शन मेरे पास कुछ यूं है कि साउथ अंदर की तरफ है और ये नॉर्थ जो है हमारे पास ये बाहर की तरफ है। ठीक है जी, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड साउथ होती है। ठीक है जी, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, ये हमारे पास साउथ पोल है और ये हमारे पास नॉर्थ पोल है। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर है, इसको क्रॉस के निशान से हम शो करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास अगर नॉर्थ पोल उधर रखा हुआ है और साउथ पोल हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, ये हमारे पास साउथ पोल है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है ना। ठीक है जी, पेपर से बाहर की तरफ है, आउट ऑफ द पेपर, इसको हम डॉट के साथ शो करेंगे। डॉट का निशान जहां पर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। ठीक है, और क्रॉस का निशान जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनटू द पेपर होगी। अब मेरे पास ये क्रॉस का निशान है यानी इनटू द पेपर, हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में से मैं एक चार्ज को मूव करवाता हूं ना। ठीक है जी, ये हमारे पास चार्ज है। ठीक है जी, और इस चार्ज के ऊपर प्लस का साइन है, इस चार्ज को हम इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, इट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, आया इस चार्ज के ऊपर जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में से फेंकेंगे इस तरह से, ठीक है जी, मूव करवाएंगे विद हैविंग द सम इनिशियल वेलोसिटी, तो ये किस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स के लगने के चांसेस हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर किस किस्म डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो हमारे पास ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, यह हमारे पास चार्ज की मूवमेंट है और यह हमारे पास उस फोर्स की मूवमेंट है जो उसके ऊपर लगेगी। ठीक है, तो इनटू द पेपर आप अपनी उंगली को इस तरह रख लेंगे, ये आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये आपके पास मूवमेंट की डायरेक्शन है। ठीक है जी, तो आपका जो ये चार्ज है ये मैग्नेटिक फील्ड में से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, ये इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन सर्कुलर फॉर्म। ठीक है जी, ये इसकी मूवमेंट होगी इस तरह से, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये। ठीक है जी, सर्कुलर पाथ के अंदर ये इस तरह से मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी ये डायग्राम हमें ये बता रही है कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, आपने उसके दरमियान में चार्ज को मूव करवा दिया, फेंक दिया उसके दरमियान में। ठीक है जी, तो वो इस तरह से दायरे में घूमना शुरू कर देगा अगर आप सिंगल चार्ज को मूव करवाते हैं। ठीक है जी, अगर आप इस चार्ज को पूरे कंडक्टर में रखकर घुमाते हैं फिर उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चार्ज और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स क्यों लगाती है ना। अब ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि जब हम किसी भी चार्ज को मूव करवाते हैं, ठीक है जी, मूव करवाने से उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनता है और उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ठीक है जी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के इर्द गिर्द पाया जाता है जब ये मूव कर रहा होता है। ठीक है जी, इन द फॉर्म ऑफ करंट जब ये मूव करता है तो इसके इर्द गिर्द हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस चार्ज के इर्द गिर्द बनती है। चार्ज को आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मूव करवाया तो एक मैग्नेटिक फील्ड यानी यहाँ ये हमारे पास है B1 और इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है ये B2 है।
तो हमारे पास ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। ठीक है जी, हमें पता है कि जब कभी नॉर्थ पोल या नॉर्थ या साउथ आमने सामने हो जाते हैं या साउथ साउथ आमने सामने हो जाते हैं, तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन और इनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है जी, और इसके दरमियान में भी फोर्स ऑफ रिपल्शन पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करता है तो ये अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे देता है। तो एक हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, दूसरा इस चार्ज के इर्द गिर्द बन जाता है। ठीक है जी, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और ये चार्ज हमारे पास उसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, दूसरी सूरत आप देख लें जरा, दूसरा कैसे आप देख लें, अगर हमारे पास एक लंबा मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है जी, यहां तक ये इतना बड़ा मैग्नेट हमने रखा हुआ है, यहां से यहां तक ये हमारे पास दूसरा मैग्नेट है। ठीक है जी, साउथ, ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसके अंदर जब हम चार्ज को फेंकेंगे तो चार्ज विल मूव इन अ स्पाइरल पाथ। ठीक है जी, ये जो मूवमेंट है ये चार्ज की मूवमेंट होगी इस तरह से। ठीक है जी, डाउनवर्ड आएगा, ये अगेन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। इट विल द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑफ द चार्ज इनटू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो स्पाइरल पाथ को अडॉप्ट करेगा इस तरह से, सर्कल में घूमते 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 सारा मैग्नेटिक फील्ड में से क्रॉस हो जाएगा। ठीक है जी, और हमने फर्स्ट ईयर में ये बात पढ़ी थी कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है जी, तो उसके अंदर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी पाई जाती है, उसके अंदर जो वेलोसिटी पाई जाती है लीनियर वेलोसिटी उसके अंदर चेंज हो जाती है ना। लीनियर वेलोसिटी, जब भी कोई बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है उसमें से लीनियर वेलोसिटी का काम खत्म हो जाता है, वो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, ठीक है जी, तो उसके अंदर जो पैदा होने वाली वेलोसिटी है वो हमारे पास होती है एंगुलर। वहां पर बॉडी सर्कल में घूमती है जहां पर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द उस एरिया में मूव करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास ये शेल है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये शेल इससे बाहर यानी यहां पर क्यों नहीं है। ठीक है, ये यहां पर इसलिए होता है कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहां से फोर्स ऑफ रिपल्शन होती है वो जहां पर इक्वल हो जाती है उसी जगह में ये सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है जी, तो यहां पर जब फोर्स ऑफ रिपल्शन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाती है तो इन दोनों की वजह से हमारे पास ये सर्कुलर पाथ में यहां से मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये फोर्स हमारे पास होती है किस चीज के बराबर, हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है Fc, ये हमारे पास बराबर होती है mv² डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और चूंकि यहां पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी नहीं है, ये एंगुलर वेलोसिटी की बात चल रही है, तो हमारे पास सर्कुलर मोशन के अंदर हमने कहा था कि v हमारे पास बराबर होता है r ओमेगा के। ठीक है, यहां पर ये Fc जो है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास चेंज हो जाएगी और वेलोसिटी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि Vc हमारे पास बराबर हो जाएगा m, और इस v की जगह मैं उसकी वैल्यू लगा दूंगा r ओमेगा होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास Fc विल बी इक्वल टू m r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r। ठीक है, ये r का स्क्वायर r के साथ कट जाएगा, हमारे पास रह जाएगा Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है किस चीज की, सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक है, और यहां से हमने इक्वेशन निकाली है किसके लिए जी, मैग्नेटिक फोर्स के लिए। ठीक है, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है एक तरफ से और दूसरी तरफ से सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, उसकी वजह से जो है चार्ज हमारे पास वो सर्कल में मूव कर रहा है। ठीक है जी, जहां पर अभी अभी मैंने आपको कहा कि ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे वहीं पर चार्ज मूव करना शुरू कर देगा ना। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास ये फोर्सेस क्या हो गए हैं, दोनों ये आपस में बराबर हो गए। ठीक है जी, तो Fb जो है हमारे पास ये बराबर होता है QVB और Fc हमारे पास बराबर होता है mr ओमेगा स्क्वायर। यहां पर QVB बराबर हो गया किस चीज के, mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं इस ओमेगा को अगर इस तरह लिख लूं QVB इज इक्वल टू mr ओमेगा इंटू ओमेगा। ठीक है, इसको मैं इस शक्ल में लिख सकता हूं, हमारे पास QVB इज इक्वल टू mr ओमेगा और इस एक ओमेगा को मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है और ओमेगा हमारे पास बराबर होता है v डिवाइड बाय r के। ठीक है, तो यहां पर इस एक ओमेगा की जगह मैंने लिखा क्या, v डिवाइड बाय r। ठीक है,
तो आर जो है ये आर के साथ कट जाएगा, वी जो है ये वी के साथ कट जाएगा, ठीक है। और हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा, ठीक है। या आर मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा हमारे पास बराबर हो जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय एम। एम जाकर उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास कहानी बन जाएगी कि ओमेगा विल बी इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय। यहाँ पर जब भी कोई बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करती है तो उसका टाइम पीरियड हमारे पास बराबर होता है 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ओमेगा की वैल्यूज में पुट कर देता हूँ, टाइम पीरियड हमारे पास बराबर हो जाएगा क्यू बी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। अगर इसको हम इन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, ठीक है। ये इस चार्ज का क्या हो गया, टाइम पीरियड। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि ये 1 डिवाइड बाई टी होता है, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है ये इस इक्वेशन के उलट के बराबर हो जाएगा ना, क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम, ठीक हो गया जी। यहां से हमारे पास हमें पता चला कि फ्रीक्वेंसी, या इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, कि ये किसी भी चार्ज का हमारे पास बराबर होता है क्यू बी, यानी ये उसके चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, और इसके मैस के इनवर्स रिलेटेड होता है ना। जितना किसी भी चार्ज का वजन कम होगा उतना ही वो मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा चक्कर लगाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ज्यादा होगी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया अबाउट द फोर्स। किस फोर्स के बारे में, एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में जो किसी भी चार्ज के ऊपर लगेगा। कब लगेगा, जब हम उस चार्ज को उठाकर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स सर्कुलर फॉर्म में होगा। हमने इक्वेशन से भी ड्रॉ किया, हमने डायग्राम से भी इस बात को समझ लिया बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कि वो सर्कुलर पाथ में वो चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स होती है। दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्रॉस होते हैं, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड जो चार्ज के इर्द गिर्द पाया जाता है और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हम उसको रख रहे हैं, ठीक है। इसी चार्ज को जब हम मूव करवाते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होता है, क्रॉस होता है, और उसकी वजह से इसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिसकी वजह से चार्ज हमारे पास सर्कल में रोटेट करना शुरू कर देता है। जितना आप इसको आगे लेकर जाएंगे ये स्पाइरल पाथ के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम यहां से मालूम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी चार्ज के लिए हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, इसी के लिए हम फ्रीक्वेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी बातें थी आज के लेक्चर के बारे में, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई बात जो आप नहीं समझे कमेंट बॉक्स में उसका इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दूसरों के दरमियान में भी खुशियां बांटें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।